कई बार ये गलती करते हैं कि 5 अलग-अलग बुक्स हम पढ़ने के लिए जाते हैं और हमको लगता है सब कुछ कवर कर लें। हम ये भी गलती करते हैं, मैंने खुद करी अपने ऑप्शनल में ये गलतियाँ कई बार, कि मैं कुछ चीज़ पढ़ने जाता था तो मैं बिल्कुल डिटेल में घुस जाता था। पूरा सिलेबस आपका कभी खत्म नहीं होता, आप कभी ये फील नहीं होगा कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूँ। मैं एडमिट करूँगा कि मैंने ये गलती कंसिस्टेंटली की है कि मैंने बहुत कम आंसर्स लिखे हैं, जिस वजह से शायद मुझे इतने साल लगे। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत आपको आंसर दिमाग में आना चाहिए और तुरंत आपको आंसर लिखना है। Hello friends, my name is Akash Agrawal and I've got All India rank 105 in Civil Services Examination 2023. ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी 2017 से स्टार्ट हुई। मैंने 2017 में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा और 1 साल प्रिपेयर करने के बाद 2018 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकला बट मेंस नहीं निकल पाया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाया। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, लेकिन मैं फाइनली इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया। फोर्थ लिस्ट में अगेन मेरा प्रीलिम्स निकला बट मेंस नहीं निकला एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में फाइनली मेरी 105 रैंक आई है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, जब मैं दिल्ली आया था, तो एक तो ये था कि सब कुछ नया था मेरे लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ की कभी उतनी अच्छे से पढ़ाई की नहीं थी। तो जब पढ़ा तो काफ़ी इंटरेस्ट भी आया नई-नई चीज़ों में, बट जो भी लैक ऑफ गाइडेंस कहें या मेरा इग्नोरेंस कहें, बट ऐसा था कि मेरा सारा फोकस प्रीलिम्स पे ही रहता था, कि मुझे ये था कि प्रीलिम्स ही करना है सबसे पहले। तो वो चीज़ मैं करते रहता था, प्रीलिम्स की ही पढ़ाई करते रहता था। तो वो जब पढ़ाई की मैंने, तो प्रीलिम्स तो मेरा क्वालिफ़ाई हुआ, बट क्वालिफ़ाई होने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करना है। क्योंकि मेंस में आपका ऑप्शनल होता है जो बहुत क्रूशियल होता है, या मेंस के जनरल स्टडीज़ के जो पेपर्स होते हैं जिसमें आपको आंसर राइटिंग की आदत होनी चाहिए। तो वो एक मिस्टेक हुई मेरे से। और इवन ऑप्शनल सिलेक्शन के टाइम पर मैं बहुत डिलेमा में था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही लेता हूँ। बट फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ऐसे हवा में सोचने से नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेता हूँ, एक दिन बैठ और पेपर सॉल्व कर। तो जब मैंने बैठ के पेपर सॉल्व किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं बना है। तो फिर मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू किए कि क्या ऑप्शनल लिया जा सकता है। तो मैंने कुछ एक फैक्टर्स एनालाइज़ करे ऑप्शनल सेलेक्ट करने के पहले, कि एक तो होता है कि आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर एक फैक्टर होता है उसकी रिसोर्सेज़ या टीचिंग मटेरियल जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। फिर एक फैक्टर ये भी है कि उसका जनरल स्टडीज़ के साथ ओवरलैप कितना है। और एक फैक्टर ये है कि लेंदी कितना है वो सिलेबस। इन सारे फैक्टर्स में स्टिल मुझे ये लगता है कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है, वो एक इतना बड़ा क्रूशियल फैक्टर है कि अगर आप बहुत मज़ा आ रहा है आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में, तो बाकी सारे फैक्टर्स आप कैसे ना कैसे मैनेज कर लेते हो खुद से। तो फिर अलग-अलग ऑप्शनल्स का सिलेबस एक्सप्लोर करके मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लूँगा। तो उसके बाद प्रीलिम्स की जब तैयारी शुरू करी, तो कुछ एक बेसिक बुक्स से तैयारी स्टार्ट करी। वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में काफ़ी डायरेक्शनलेस वे में तैयारी होती थी, कि पढ़ रहा होता था बट याद कुछ नहीं होता था। और कुछ याद भी हो गया तो ऐसी चीज़ याद हो गई जो शायद कोई कुछ काम की ही नहीं है, जिस पे कभी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं आए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको धीरे-धीरे समय के साथ आती हैं। और इस प्रिपरेशन में ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि आप चीज़ें भूलेंगे। ये सिलेबस इतना बड़ा है कि आप एक बार पढ़ें, कितना भी अच्छे से पढ़ें, अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सेप्शनल केस है आप भूलेंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ हमको पहले से ही मान के चलनी है कि हमको मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे किसी भी सब्जेक्ट के। सेकेंडली फिर बात करें तो प्रीलिम्स में जब हम तैयारी करते हैं, तो एक तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम बेसिक बुक्स कवर करें। जैसे सबको पता है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है उसके लिए, या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है, या बिपिन चंद्र पढ़ते हैं लोग ओल्ड एनसीईआरटीज़ के लिए। तो एक बार ये बेसिक बुक्स की एक रीडिंग करें। बट एक ये टेंडेंसी होती है हमारी कि एक ये वाला क्वेश्चन इस बुक से आ गया तो अब ये बुक भी पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर किसी और बुक से आ गया तो ये बुक भी पढ़ लेता हूँ। तो हम एक कई बार ये गलती करते हैं कि 5 अलग-अलग बुक्स हम पढ़ने के लिए जाते हैं और हमको लगता है सब कुछ कवर कर लें हम। तो उस केस में होता क्या है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, बट हमको याद नहीं हो पाता, या याद भी हो पाता है तो हम मेंस के एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है इस एग्जाम का, कि आप एक चीज़ पढ़ें बट वो इतनी बार पढ़ें कि आप उसके मास्टर हो जाएँ। ताकि वो उस चीज़ से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में,
तो उसमें आप पूरे मार्क्स ला पाएँ। उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ आप पढ़ के भी गलत कर पाए या एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आ रहा। फिर एक सेकंड कॉमन मिस्टेक जो हम सब लोग करते हैं, हमको लगता है कि और पढ़ लेते हैं थोड़ा, अभी मुझे उतना अच्छे से नहीं आता। बट ये सिलेबस इतना वाइड है कि कभी भी सिलेबस पूरा खत्म नहीं हो पाता है। तो एक वो जो बेसिक टेंडेंसी होती है कि मैं और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ही टेस्ट दूँगा या उसके बाद ही रिवीजन करूँगा, तो वो नहीं करना चाहिए हमको। एक हमको टारगेट सेट करना चाहिए कि हमको इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट खत्म करना है, और ये टारगेट सेट हुआ तो वो उस दिन वो सब्जेक्ट खत्म करके आप उसके टेस्ट दीजिए। चाहे कितना भी खराब परफ़ॉर्म कर रहे हैं आप, दीजिए लेकिन। उससे क्या होता है, एक हमको हमारे हाथ में एक टारगेट रहता है कि हमको इस तारीख तक ये खत्म करना है। फिर अगर हम उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करते तो हमको एक फीडबैक मिलता है कि हमको और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं टारगेट सेटिंग। बट उसके साथ-साथ आप कोई बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट भी मत सेट करिए कि आप 2 दिन में मुझे पूरी बुक खत्म करनी है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आप अपने टारगेट्स को सीरियसली ले ही नहीं पाते हो। क्योंकि 2 दिन में अगर आप बुक या तो खत्म नहीं कर पाते हो या खत्म कर पाते हो तो उसकी कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि उसमें आपने इतना जल्दी पढ़ा है कि उसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक रियलिस्टिक टारगेट्स बनाएँ। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए आजकल एक कंसर्न है सीसैट का। सीसैट का मुझे ये लगता है कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे मैथमेटिक्स में उतनी दिक्कत नहीं आती है या रीज़निंग में उतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो मुझे उतना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स है या डॉक्टर हैं आप, तो उसके लिए आपको थोड़ा मैथ्स को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप दिन भर आप जनरल स्टडीज़ करिए, रात के 1-2 घंटे हैं जो, उसमें आप सीसैट की प्रैक्टिस करिए। उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए या किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर उठा लीजिए। जीएस के लिए ये है कि आप बेसिक बुक्स कवर करिए, कोई भी एक करंट अफेयर्स मैगज़ीन पढ़िए और एक पॉसिबल हो तो एक न्यूज़पेपर पढ़िए। इसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मल्टीपल कंटेंट पे ना जाएँ, या यूट्यूब पे आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो है। कई सारे वीडियोज़ बन रहे हैं करंट अफेयर्स के नाम पे जो शायद यूज़फुल भी नहीं है। तो आपको खुद एक आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपके लिए क्या काम का है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इतना कंटेंट है कि आप अगर सब कुछ पढ़ने पे जाओगे तो आप नहीं कवर कर पाओगे। और आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए चीज़ों का। आप कई बार हम ये भी गलती करते हैं, मैंने खुद करी अपने ऑप्शनल में ये गलतियाँ कई बार, कि मैं कुछ चीज़ पढ़ने जाता था तो मैं बिल्कुल डिटेल में घुस जाता था। उस चीज़ में क्या होता था कि जो चीज़ मुझे 2 दिन में खत्म करनी है, उस चीज़ के लिए मैंने 2 हफ्ते वेस्ट कर दिए। बट उस चीज़ का वेटेज तो उतना ही है ना एग्ज़ाम में। तो उससे होता ये था कि वो जो 2 हफ्ते का टाइम मैंने वेस्ट किया, उससे बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी। देन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेंथ एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करें। अ, प्रीलिम्स की बात करूँ, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी या एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप इनकी जो बेसिक सोर्सेज़ हैं, उनसे कवर करिए, उसके अलावा टेस्ट पेपर्स करिए। टेस्ट पेपर्स का मैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल मानता हूँ, क्योंकि टेस्ट पेपर का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपकी नॉलेज चेक करें, बट टेस्ट पेपर्स के मल्टीपल रोल हैं। एक रोल तो ये हुआ कि आपने देख लिया कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पे चल रही है अपनी। फिर एक पर्पस ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें कि 2 घंटे में मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। तीसरा पर्पस ये है कि आप अपनी एक्यूरेसी जानें। जैसे मैं कई बार पहले क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करता था, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। तो मुझे रियलाइज़ होता था मेरे 25% 30% क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो उस केस में 60 क्वेश्चन करने पे मैं नहीं पास हो सकता हूँ। तो जब हम टेस्ट पेपर करते हैं, हमको अपनी एक्यूरेसी का अंदाज़ा लगता है। तो जब मैंने काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स किए तो मैंने ये फिगर आउट किया कि मुझे 85 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तभी कुछ हो पाएगा। चौथा, टेस्ट पेपर्स को आप एक किताब की तरह ट्रीट करिए, उससे आपको नया कंटेंट जानने को मिलता है। बुक्स में या करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स जो हैं वो 100 पेजेज़ की हैं, तो उनकी भी एक लिमिटेशंस है कि उसमें कुछ एक लिमिटेड कंटेंट ही आ सकता है। तो टेस्ट पेपर में कई बार आपको नया कंटेंट जानने को मिलता है। तो उसको आप एक बुक की तरह ट्रीट करिए, उससे जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको नोट डाउन करिए, उसको रिवाइज़ करिए। उसके बाद 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप टेस्ट पेपर से सीखते हैं वो ये है कि आपको गेस वर्क करना आता है, कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करने हैं, या कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको गट फीलिंग आती है कि ये शायद सही होना चाहिए। तो जब आप वो करते हैं और कंसिस्टेंटली एनालाइज़ करते हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि कहाँ मेरी गट फीलिंग किस सब्जेक्ट में सही जा रही है, किस सब्जेक्ट में गलत जा रही है।
तो मैं टेस्ट पेपर करते में ये ध्यान रखता था कि मैं क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप्स में सिंबलाइज कर देता था। जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगते थे कि ये मुझे आते ही आते हैं, तो उन पे मैं टिक मारता था। जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आते हैं, उस पे मैं क्रॉस मार देता था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिसमें आधी पार्शियल इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, बट 1-2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, तो उसमें डैश मार दिया या ट्रायंगल बना लिया। तो उसके बाद जब मैं टेस्ट पेपर करता था तो फिर मैं एनालाइज़ करता था कि जो क्वेश्चंस मुझे 100% लगता था मुझे आते हैं, इसमें से तो कुछ गलत नहीं हुआ है। क्योंकि उसमें से कुछ गलत हुआ है तो मैंने कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करी है, क्वेश्चन पढ़ने में कुछ गलती करी है। फिर जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, वो मेरे लिए पूरा नया कंटेंट है, तो उसके मुझे नोट्स बनाने हैं। या कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने पढ़ा था बट स्टिल मैं उसके क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, नहीं सॉल्व कर पाया, तो वो मुझे पता चलता था कि ये चीज़ मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो फिर मैं उस हिसाब से उस सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज़ करता था। मेंस की बात करें तो सबसे पहले ऐसे पेपर की बात कर सकते हैं। ऐसे पेपर की बात करें तो उसका जो कंटेंट है, वो बाकी जनरल स्टडीज़ के पेपर से मिलके कंटेंट बनता है ऐसे का। और जो फ्लो होता है कैसे का, वो जब आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तब आपको पता पड़ता है कि कैसे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में फ्लो होता है आंसर। तो ऐसे के लिए आपको एडिटोरियल से बहुत मदद मिलती है। जनरल स्टडीज़ की बात करें, तो जनरल स्टडीज़ 1 काफ़ी वाइड पेपर हो जाता है, तो मेरा उतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था वो, बट मुझे वो सोशल इश्यूज़ वाला पोर्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो उसमें आप प्रीलिम्स के पहले थोड़ा-सा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको वो मेंस के बाद में भी काम आए। क्योंकि वो थोड़ा ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, उसमें आर्ट एंड कल्चर में जो आप पढ़ेंगे वो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। सेम गोज़ विद ज्योग्राफी। जीएस 2 मेरा क्योंकि ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो इसलिए मुझे बहुत मदद मिलती थी। तो मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ता था और मेंस के टाइम पे मैं डीडी बसु सर की बुक भी पढ़ता था। आईआर के लिए मैं मेन फ़ोकस मेरा करंट अफेयर्स पे ही होता था और क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो इसलिए मुझे उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई। गवर्नेंस के लिए मैं किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का मटेरियल पढ़ लेता था और करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देता था। जनरल स्टडीज़ 3 के लिए इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, उसको मैं मृणाल सर के नोट्स से या जो बाकी बुक्स हैं और गूगल की बहुत मदद लेता था उसमें, कि कोई भी सिलेबस का जो टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक गूगल किया और उसके बारे में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट से पढ़ लिया। साइंस एंड टेक में भी ऐसा ही है कि सिलेबस के जो टर्म्स लिखे हुए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी है, जैसे सिक्योरिटी में जब आते हैं, तो वो टर्म्स पढ़ के, उनकी डेफिनेशन पढ़ के, उसमें रिसेंटली अभी क्या हो रहा है, वो सब पढ़ के एक नोट्स बना लेता था। एनवायरनमेंट के लिए भी मोस्टली करंट अफेयर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सिक्योरिटी में भी यही है कि थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है मुझे लगता है कि वही लिमिटेड एरियाज़ हैं जिनसे क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं और मोस्टली करंट अफेयर्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उसमें जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छे चांसेस होते हैं कि आप उसको पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाओ। जनरल स्टडीज़ 3 पेपर में एक ये इम्पोर्टेंट रहता है कि आप डेटा लिखें, फैक्ट्स लिखें, रिपोर्ट्स के नाम लिखें, जिनकी वजह से वैल्यू बढ़ती है आपके आंसर्स में और आपके मार्क्स थोड़े बेटर होते हैं। जीएस 4 के लिए मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ और एथिक्स में, एथिक्स और मॉरल्स में क्या फ़र्क है? एथिक्स और प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है? तो ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं लेकिन हर एक का मतलब बहुत अलग-अलग होता है। तो मैंने डीके बालाजी सर की बुक पढ़ी थी इसमें एथिक्स की, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई और न्यूज़पेपर से मैं हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक वाइज़ एग्ज़ाम्पल्स निकाल लेता था। कुछ भी हो रहा है तो उसका एग्ज़ाम्पल निकाल लेता था ताकि मैं एथिक्स के एक पर्टिकुलर टर्म के साथ उस एग्ज़ाम्पल को रिलेट कर पाऊँ। तो इसीलिए एथिक्स में मैंने टॉपिक वाइज़ डेफिनेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ उसके एग्ज़ाम्पल और उससे रिलेटेड अगर कोई कोट्स हैं तो वो। और बाकी फिर प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर शीट्स देखी, जैसे विशाखा यादव मैम की आंसर शीट थी एथिक्स की, श्रुति शर्मा मैम की थी। उससे हेल्प मिली कि किस तरह से आंसर फ्रेम करना होता है, कैसे चीज़ें रिलेट करनी होती हैं। तो वो करा जिस कारण मेरा एथिक्स में स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ इस साल। उसके बाद ऑप्शनल की बात करें तो मुझे उत्कर्ष द्विवेदी सर के ब्लॉग से काफ़ी मदद मिली। उसके अलावा इशिता किशोर मैम की आंसर शीट थी, उससे समझ में आया कि कैसे थ्योरी का यूज़ करते हुए करंट अफेयर्स के आंसर्स एक्सप्लेन करने होते हैं। उत्कर्ष द्विवेदी सर का जब मैंने ब्लॉग पढ़ा, तो उससे मुझे समझ में आया कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से या पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे इंटर रिलेट करना है या करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक है, उसको स्टैटिक्स से आप कैसे जोड़ सकते हो। इस वजह से वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई मुझे कि एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क के साथ मैं नहीं जा रहा था।
कि इस ये वाला आंसर यहीं आएगा। तो उत्कर्ष द्विवेदी सर और इशिता किशोर मैम की जब आंसर शीट पढ़ी, तो ये समझ में आया कि एक चीज़ को दूसरी जगह कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हो आप, और उससे आंसर कैसे यूनिक और इंटरेस्टिंग बन सकता है। उसके अलावा सोमानी मैम है एक, जिनकी लास्ट ईयर AIR 49 आई थी। तो उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करी उन्होंने। 5C स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझें, फिर कंटेंट लिखें, फिर उनको बाकी स्कॉलर से कंपेयर करें, क्रिटिसाइज करें, फिर कंक्लूड करें। तो इस वजह से एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आ गया था, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब आंसर्स कैसे लिखना है। उसके अलावा मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। मैं एडमिट करूंगा कि मैंने ये गलती कंसिस्टेंटली की है कि मैंने बहुत कम आंसर्स लिखे हैं, जिस वजह से शायद मुझे इतने साल लगे। मुझे ये गलती होती थी कि मेरे अंदर ये डर रहता था कि मैं खराब परफॉर्म करूंगा। बट कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस आपका कभी खत्म नहीं होता, आप कभी ये फील नहीं होगा कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूँ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और उसके बाद टेस्ट पेपर दे के आएँ। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ती है, प्लस जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, उनके आंसर्स कैसे घुमा फिरा के लिखने हैं, वो आपको समझ में आता है। क्योंकि एक मेंस के लिए ये बात कही जाती है कि या तो आप अपना दिमाग चला सकते हैं या आप अपने हाथ चला सकते हैं। तो एग्ज़ाम में बैठ के आप सोच नहीं सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, इतना टाइम नहीं रहता, स्पेशली एथिक्स जैसे पेपर में। मतलब बहुत नेक टू नेक गेम चलता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत आपको आंसर दिमाग में आना चाहिए और तुरंत आपको आंसर लिखना है। तो वो चीज़ तब डेवलप होती है जब आप कंसिस्टेंटली आंसर राइटिंग करते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात की जाए, तो उसका सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना। कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपकी प्री फिल्ड होती हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या प्लेस ऑफ बर्थ या पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आपको कुछ कॉलम्स भरने होते हैं जिसमें आपकी हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट्स, आपकी लीडरशिप पोजीशंस कुछ हैं, तो वो सब आपको फिल करना होता है। तो इससे पहले मैं एक बार इंटरव्यू दे चुका था CSE 2020 में। तो तब के एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी लर्निंग्स हुई। उस टाइम पे मैंने बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन भरी थी, ये सोच के कि मेरा सिलेबस बढ़ जाएगा। तो मैं काफ़ी नर्वस था उस अटेम्प्ट में अपने। इसीलिए मैंने वो एरियाज़ ही नहीं पुट फॉरवर्ड करे जहाँ से क्वेश्चंस आ पाएँ। तो जिस कारण जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस थे और बहुत ही डाइवर्स फील्ड्स से आए थे, जिस कारण मुझे उनको हैंडल करने में थोड़ी-सी मुश्किल आई थी। तो इस बार मैंने वो गलती आइडेंटिफ़ाई करी और उसको रेक्टिफ़ाई किया, और डैफ भरने से पहले काफ़ी सारे लोगों से कंसल्ट किया, जो ऑलरेडी सर्विसेज़ में हैं उनसे कंसल्ट किया, और एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जैसा उसका नाम है, तो मैंने उसको डिटेल्ड वे में भरा। जैसे अगर मैंने कुछ क्रिएटिव राइटिंग करी है, तो मैंने क्रिएटिव राइटिंग का लिखा कि आई डिड क्रिएटिव राइटिंग ऑन रोड एक्सीडेंट्स। तो इससे क्या हुआ कि मैंने ना सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग की फील्ड दी क्वेश्चंस पूछने के लिए, बल्कि रोड एक्सीडेंट्स की फील्ड भी दी उनको, कि आप मुझसे इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, जो कि मेरे साथ एक्चुअल इंटरव्यू में हुआ भी। फिर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। झारखंड कैडर के IAS मनीष कुमार सर हैं और उनके फ्रेंड हैं कमल सर। उनका जो चैनल था हार्ड वर्किंग ह्यूमन फैमिली का, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जैसा उनके चैनल का नाम है हार्ड वर्किंग ह्यूमन और फैमिली, वो फैमिली की तरह उन्होंने जो गाइड किया। तो जो लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मेरी नर्वसनेस थी वो खत्म हुई। ये समझ में आया कि मुझे अपने आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड करने हैं। अगर मैं इंटरव्यू पैनल से डरूंगा, उनसे बात ही नहीं करूंगा, तो उनको मेरी पर्सनैलिटी कहाँ से पता पड़ेगी। तो इस बार मैं ये चीज़ सोच के आया था कि हो सकता है मैं आंसर शायद कुछ उतने अच्छे नहीं दे पाऊँ, बट मैं नर्वस नहीं होऊंगा। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में गया था और मैंने प्रिपरेशन भी इस बार बहुत अच्छी करी थी। क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं न कहीं आपके नॉलेज का एक वेरिएबल है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। और एक्चुअल इंटरव्यू में भी मेरा शीलवर्धन सिंह सर का पैनल था, और अराउंड 35 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला, और काफ़ी डाइवर्स फील्ड से क्वेश्चन पूछे गए, और ऐसा नहीं था कि मैंने सारे आंसर्स बताए होंगे। मैंने कुछ-कुछ क्वेश्चंस में उनको सॉरी बोला होगा कि सर मुझे नहीं आता, और कुछ क्वेश्चंस में शायद उतने अच्छे आंसर्स नहीं दिए होंगे। बट कुछ-कुछ एरियाज़ थे जहाँ मैंने अपनी बचपन के इंस्टेंसेस या अपने स्कूल के इंस्टेंसेस को यूज़ करते हुए आंसर दिए, जो मुझे लगता है कि शायद एक पर्सनल कनेक्ट बन पाया, और उनको ये ऐसा मैं पोर्ट्रे कर पाया कि मैं थिंकिंग पर्सन हूँ एक, जो मैं सोचते हुए जवाब देता हूँ, या अपने बचपन के इंसिडेंसेस से सीखते हुए मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो इस वजह से मुझे लगा कि इस बार मेरे बेटर मार्क्स आए। उसके अलावा ये है कि प्रिपरेशन जो है आपकी, वो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। तो
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आप प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू के बाद अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स है, तो आप कहीं भी ढील मत दीजिए कि इंटरव्यू हो गया तो अब तो हो ही जाना है। ये गलती मैं 2020 में करी थी, तो इसके लिए मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिक्कत आई थी, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स बेकार हुआ था तब। तो आप लोग एक होलिस्टिक वे में तैयारी करें, मेंस को पहले ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, साथ साथ प्रीलिम्स की भी करें, बट इनिशियल फेज में आपका फोकस फुली मेंस पे होना चाहिए। आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म करिए और अपने कुछ एक लो हैंगिंग फ्रूट्स आइडेंटिफाई करिए, जैसे कि एथिक्स हो गया मेरे लिए, या GS2 था मेरे लिए, और ऐसे में भी मैंने इस बार कंपैरेटिवली अच्छा करा। तो ये स्ट्रेंथ एरियाज आप आइडेंटिफाई करिए और इन पर फोकस करिए। आप सब पे इक्वली फोकस करेंगे तो सब में एवरेज मार्क्स आएंगे, बट आपको कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपको बाकियों से लीड लेनी है, तो वो आप करें। और साथ साथ आप प्रीलिम्स की तैयारी फेब या मार्च से आपका जो भी कंफर्ट लेवल है उस हिसाब से तैयारी करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कभी साथ ना छोड़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिस्टेंटली ये रिमाइंड कराती रहेगी कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। बस ऑल द बेस्ट, आप मेहनत करते रहिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जोश टॉक्स कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है, KSG IAS अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम KSG IAS से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने KSG IAS से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।